नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल मिस्टर डायमंड एक्सपेरिमेंट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है। ये ट्रांसफार्मर मैंने इसका जो प्राइमरी कोयल है वो पूरा ओपन करके दोबारा से रिवाइंड करके लगाया है और ये अच्छी सी वर्क कर है, जो कि आप देख पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर से कोई तार टूट जाता है, उसकी वजह से वो काम नहीं करता। ये जो पंखा आप देख पा रहे हो ये बैटरी से चलता है और लाइट जाने के बाद भी चलता है, वही पंखा है। ये ट्रांसफार्मर से मैं चला रहा हूँ और इस ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम थी वो मैं वीडियो में बताऊंगा और इसका पूरा रिवाइंडिंग किया है। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, 12012 का ट्रांसफार्मर है, पूरे कनेक्शन कैसे करते हैं, कहाँ डायोड लगाना है, कहाँ कैपेसिटर लगाना है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी आप जो देख पा रहे हैं ये वोल्टेज है। जैसे मैं लाइट ग्लो करवाता हूँ 12 वोल्ट आ जाते हैं, जैसे लाइट हटाता हूँ तो यहाँ पर 19 to 20 वोल्टेज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर चार्ज होता है तो इसके जो वोल्टेज है वो 20 के आसपास पहुंच जाते हैं। मैं कैंची से अगर इस कैपेसिटर के एक तार को काट देता हूं तो इस ट्रांसफार्मर के जो एक्चुअल वोल्टेज है वो हमको दिखाई देंगे। अब देखो 12 वोल्ट, इसके जो प्रॉपर 12 वोल्ट है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर अपने वोल्टेज दिखाता है, शो करता है मल्टीमीटर में। तो ये प्रोसेस है, जैसे मैं लगाता हूँ तो इसके वोल्टेज फिर से बढ़ जाते हैं। तो मैंने इसका ओपन करने का वीडियो नहीं बनाया था, पहले मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, तो लेकिन बाद में सोचा इसका एक वीडियो बना ही देता हूँ कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक तार टूट जाता है तो दोबारा से उस ट्रांसफार्मर को कैसे सही करें। तो इसका एक कोयल तो एकदम ओके है। कोयल चेक करने का तरीका मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर कर देते हैं। वहाँ से आप देख पा रहे हो मीटर को कहाँ पे मैंने सेट किया है, जो तीर का निशान है वो नीचे की तरफ सेट किया है। और अब बारी बारी से इसमें लगा के चेक करते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी कोयल होती है उसमें मल्टीमीटर में बीप साउंड आता है और जो प्राइमरी कोयल होती है, जो पहले वाली पतले तार वाली होती है, उसमें बीप साउंड नहीं आता, कुछ काउंट आता है, कुछ रीडिंग आती है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ वो सही है या गलत है। इस केस में इसका जो वाइंडिंग था वो तो सही था, लेकिन एक वायर है वो टूट गया था। तो वायर टूटने की वजह से इस पूरे वायर को मुझे खोलना पड़ा, क्योंकि जो वायर टूटा वो एकदम नीचे वाला वायर टूटा। ऊपर वाला वायर टूटता तो एक घेरा कम करके मैं वायर जोड़ देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता एक घेरे में, क्योंकि इसमें 600 से 700 टर्न राउंड होते हैं। तो एक वायर अगर घेरा में निकाल भी देता हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वायर जोड़ देता। लेकिन इसका जो नीचे वाला वायर टूट गया था, उसमें मैंने 2-3 बार जोड़ने का ट्राई किया तो लास्ट में वो पूरा ही टूट गया था। तो मुझे इसका जो वायर है वो पूरा बाहर निकालना पड़ा। और इसका वायर बाहर निकालने में भाई अगर आदमी हाथ से काम करे तो 1 दिन या 2 दिन लग जाते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत उल्टा फुल्टा है। मैं यहाँ पर ड्रिल लगा लेता हूँ और ड्रिल का जो स्पीड है वो मैंने कूलर के साथ, मोटर के साथ जो आता है ना, हम स्पीड कम करते हैं, पोटेंशियोमीटर या आप जो भी बोलते हैं, रेगुलेटर, कंट्रोलर, आप क्या बोलते हैं कमेंट कर देना। तो वो साथ में लगा दे ताकि इस जो ड्रिल मशीन का जो स्पीड है वो मैं कम कर सकूं, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और उतना स्पीड में मैं ये वायर है उसको निकाल के वापस इस पर लपेटूंगा तो पता नहीं कितनी बार बीच में से टूट जाएगा। और बीच में जैसे टूट जाता है तो इसका सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो फिर दोबारा से ये काम में नहीं ले जाता। और ये देखो कितना वायर, ये सारा वायर मुझे पहले इस ड्रिल मशीन की मदद से इसके ऊपर चढ़ाना है। जो पेन लगाया मैंने ड्रिल के ऊपर और ड्रिल को घुमा रहा हूँ और ड्रिल का स्पीड वोल्टेज रेगुलेटर से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसका एक्चुअल स्पीड रहेगा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सारा वायर मैंने पेन के ऊपर ले लिया। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस दोबारा करना है। जो अपना जो कोयल है उसको वापस उस पहले वाले घेरे के ऊपर फिट करना है। तो फिट करने से पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको ड्रिल मशीन के सामने लगाए कैसे, ये सभी के साथ प्रॉब्लम होती है। जो घर पे काम करते हैं, जो रात दिन दुकान में काम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके पास हर सामान, हर चीज़ का एक ढांचा या एक डाइव फिट रहता है, उसमें लगा के वो कर लेते हैं। लेकिन जो घरों में काम करते हैं उसमें ये परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैं ड्रिल की मदद से इसके अंदर एक होल कर लेता हूँ और ये बिट और ड्रिल सेम इसके साथ रखता हूँ। मैंने यहाँ पर गलती क्या मेरा ये थोड़ा लूज रह गया था। लूज रहने से क्या, वायर भी लूज रह गया था। अगर मैं टाइट करता तो बीच में से वायर जहाँ भी टूटता तो मुझे उसको जोड़ना पड़ता और उसके अलावा भी और ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। तो मैं जितना हो उसके थोड़ा लूज ही रखा, ज़्यादा टाइट नहीं रखा, क्योंकि टूटने का डर तो रहता ही है। हाँ, मेरा काम यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें वायर बिल्कुल भी नहीं टूटा था। मेरा यहाँ पूरा चीज़ बताने का औचित्य यही है, पर्पज़ यही है कि आप लोग अगर घर पर रिवाइंडिंग करो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये मुझे तो बेस्ट लगा, आपका अपना तरीका हो सकता है, वो कमेंट आप कर सकते हो कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। यहाँ पर जो पेपर लिया, यहाँ पर आप और भी कोई चीज़ ले सकते हो जिसमें ड्रिल की मदद से होल करके और वाइंडिंग कर सकते हो। तो एक तार मुझे तो जो टूट गया था वहाँ पर मुझे लंबा वायर चाहिए, तो इस तार को मैं इस पेपर के साथ ही पीछे आगे करके लपेट देता हूँ ताकि ये वायर बीच में मुझे बार बार डिस्टर्ब नहीं करे। और ध्यान रखना घेरा इसके अंदर ही होना चाहिए, बाहर से अगर वायर निकल जाता है तो उसी टाइम ड्रिल को बंद करके और उस घेरे को निकालना है। क्योंकि मेरे पास 2-3 बार ऐसा हो गया था, एक राउंड बाहर से घूम गया और उसके ऊपर मैंने ड्रिल भी चढ़ा दिया था। बाद में वो बाहर वाला राउंड मुझे दिखाई दिया तो मैंने वापस उसको निकाला और देड़ा
जो भी है, और दोबारा से इसका रिवाइंडिंग किया। रिवाइंडिंग करने का प्रोसेस सेम पहले जैसे हमने पेपर पेन के ऊपर वायर पूरा लपेटा है, वैसे ही वायर पूरा इसके ऊपर लपेटना है। लेकिन लपेटने के टाइम और निकालने के टाइम दोनों टाइम ध्यान रखना होता है। कुछ इस तरह की उलझन भी आती है, बहुत सारी परेशानी आती है। मुझे इसमें कम से कम 3 घंटे लगी। ये छोटा सा काम आपको दिखता होगा, लेकिन इसमें मुझे कम से कम 3 घंटे लगे ये काम करने में, और टाइम लग जाता है ऐसे काम करने में। लेकिन ये ट्रांसफार्मर अच्छे से काम कर गया, मतलब 3 घंटा काम करके मैंने अपने 200 रुपये या 230 रुपये जो भी है वो बचा लिए। और मैंने बात पैसे बचाने की नहीं, मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी हो गया। दोबारा से अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो यही सेम प्रोसेस है, सेम इसी तरीके से मैं ये काम दोबारा करूँगा तो मेरा काम परफेक्टली हो जाएगा। और इसका मैंने बाद में टेस्ट भी किया, आपने शुरू में स्टार्ट में देखा होगा, टेस्ट करने में भी ये एकदम परफेक्ट आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसका काम करने का, वो मुझे आपको बताना था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और धीरे धीरे आराम से, ज़्यादा स्पीड भी नहीं करना, और इसका ध्यान रखना साइड में वायर भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने वायर को थोड़ा लूज रखा है, आप चाहो तो वायर को थोड़ा टाइट भी रख सकते हो। टाइट रखोगे तो जब ये जो ब्लेड आपने बाहर रखी हुई देखिए, ये जो पत्ती लगाओगे तो उस टाइम अगर टाइट रहेगा तो आराम से ब्लेड लग जाएगी। मेरे वाले केस में ब्लेड थोड़ा मुश्किल से लगी, लेकिन मैं सारे ब्लेड लगा के ठोक पीट करके लगा लिया। और ये इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है भाई। पूरा वायर जितना मैंने निकाला था वो पूरा वायर यहाँ पर लगाना है। इसका राउंड लगभग 660 से 700 के बीच में होता है, कितना भी आप लगा सकते हो। 670 लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, 680 लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर से जो वोल्टेज आउटपुट निकलता है वो निकलता तो एसी है, उसको बाद में डायोड की मदद से हम उसको डीसी कर लेते हैं। एसी को एसी में चलाओगे तो और तो लाइट वगैरह जल जाएगी, लेकिन जो मोटर है वो नहीं जल पाएगी। पानी का वो पंखा है डीसी पंखा, वो नहीं चल पाएगा, तो उसको डीसी करना पड़ता है। डीसी करने का प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, वो आप आगे देख पाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करते करते मैंने ये जो वायर है पूरा इसके ऊपर लपेट लिया। लपेटने के बाद का काम है वो पत्ती लगाने का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सटीक तरीके से, अच्छे से ध्यान से देखना। पत्ती लगाने का अगर काम आपने अगर सीख लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वाइंडिंग तो आप कर सकते हो आराम से, इस तरीके से ध्यान रख करके। इसमें कुछ बीच में गांठ भी बनी है, लेकिन दिक्कत नहीं होती। गांठ अगर बन भी जाती है तो भी अपना काम अच्छे से कर जाता है। तो गांठ बन जाती है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे करके निकालना है। जो अपने सर का बाल होता है उसके जितना पतला ये वायर होता है, तो ये टूटता बहुत जल्दी है, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो फिर जोड़ना और बहुत परेशानी और ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से इसको निकाल के और मोटर चला के और इसका पूरा वायर इसके ऊपर चढ़ा लेना है। जब पूरा चढ़ जाता है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद जो बाकी आगे का प्रोसेस है वो भी आप वीडियो में देख पाएंगे। तो ये जैसे जैसे इसका वायर इधर उधर होता है तो इसको बार बार रोकना पड़ता है, और रोकने के बाद फिर इस मोटर को चला के और फिर वायर को इसके ऊपर चढ़ाना होता है। तो जैसे इसका काम कंप्लीट हो जाता है मैं इसको एक बार के लिए बाहर निकाल देता हूँ, देख लेता हूँ अच्छा सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद इसका जो एक वायर पहले हमने लपेटा था, अब ये दूसरा वायर हमको मिल गया। इसमें 2 ही वायर होते, 3 वायर नहीं होते। 3 वायर होते जो हम आउटपुट निकालते हैं उसमें लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा 25 वोल्ट हमको आउटपुट मिलेगा। नहीं 12 वोल्ट चाहिए तो बीच में ग्राउंड हम लगा लेते हैं, और उसका जो एम्पीयर है वो भी बढ़ जाता है। दोनों साइड का हम 12 ले लेते हैं और ग्राउंड का ग्राउंड रख लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका सेटअप होता है। यहाँ पर मैं पेपर ले रहा हूँ, पेपर मेरा थोड़ा छोटा था, आप चाहो तो पेपर बड़ा भी ले सकते हो। पेपर बड़ा लोगे तो ये एक के ऊपर एक थोड़ा सा चढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। और ये मैं प्लास्टिक का टेप ले रहा हूँ, आप चाहो तो इससे अच्छा क्वालिटी का टेप आता है जो कि जब ये ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो ख़राब भी नहीं होगा। हालांकि मैं नॉर्मली उपयोग में लेता हूँ तो मेरा ये प्लास्टिक का टेप काम कर जाएगा। अगर आप लंबे टाइम तक उपयोग में लेते हो तो इसका टेप अलग टाइप का आता है, वो आपको लेना होगा, और वो अच्छे से काम भी कर जाएगा। हाँ पेपर ज़रूर लगाना, पेपर लगाओगे तो थोड़ा बहुत इसका वायर इधर उधर भागेगा, वो कवर में रहेगा, ये ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैं एक एक चीज़ इसलिए बारीकी से पढ़ा, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मुझे भी मालूम बड़ा होगा। वैसे यहाँ पर तो 3 घंटे लगे थे, वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ को बताने के लिए पूरा क्लिप मुझे साथ में लेना पड़ेगा। अब जो 2 वायर हमें मिले इसके साथ हम 2 वायर अलग जोड़ेंगे और ये ब्लेड लगाएंगे। ब्लेड लगाने का आप देख पा रहे हैं ये वाइंडिंग कितना बड़ा हो गया था, लेकिन इसको हाथ से हम पिचकाएंगे तो ये वाइंडिंग अंदर भी हो जाएगा और ऊपर नीचे से बाहर निकल जाएगा, वहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये वायर मैंने इसके ऊपर पूरा लपेट दिया। वायर को मैंने पहले रेज मार की मदद से छीला है, ऐसा नहीं सीधा ही वायर लगा दो। इसके ऊपर एक केमिकल का कोटेड होता है, इसके ऊपर एक केमिकल भी लगा होता है, उसको निकालना होता है, नहीं तो जो सप्लाई है वो बराबर नहीं निकल पाती। और एक वायर का भी सप्लाई नहीं मिलता, एक का सही मिलता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये सही से काम नहीं करेगा। वैसे मैं मल्टीमीटर से भी इसको बाद में बीच बीच में चेक करता रहा हूँ, ताकि इसका अगर सप्लाई क्लियर नहीं है तो इसका जोड़ने का पूरा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अब सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसमें मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ अच्छे से। सोल्डरिंग कर दूंगा तो जो वायर कहीं से छूटा भी होगा ना, वो भी अच्छे से पकड़ कर लेगा। और अब ये जो दो है, इनको भी टेप की मदद से ऊपर चिपका देता हूँ। हालांकि मैंने इस बार पेपर नहीं लगाया, आपको दूसरी बार भी यहाँ पर ऊपर पेपर लगा के फिर टेप लगाना है। अब ये दो वायर जब मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये अच्छे से काम करेंगे। अगर दोनों वायर मूवमेंट करेंगे तो आपने देखा होगा जो वायर है बहुत पतला है, महीन वायर है, तो अगर ये वायर थोड़ा खींचेगा तो वो वायर टूट जाएगा तो ये 3 घंटे का प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर असली काम यही है, ये दो वायर है, इनको अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है। चाहो तो मैं थोड़ा मोटा वायर ले, आप चाहो तो इससे थोड़ा छोटा वायर भी ले सकते हो, लेकिन पैकिंग अच्छा करना है क्योंकि दोबारा बार बार परेशानी नहीं हो। और कुछ इस तरीके से सेटअप है, और बाकी साइड में हमको दबा के और ब्लेड है वो भी फिट कर लेना है और वायर को अच्छे से पैक कर देना है। बस में बाद में मैंने थोड़ा फेविक्विक भी लगा दिया था ताकि ये वायर है वो निकले नहीं। फेविक्विक लगाने से क्या होता है, वहाँ उस जगह से वायर है वो अच्छे से मजबूत हो जाता है और उसका निकलने का कोई चांस नहीं रहता। अब बारी आती है इसकी पत्ती लगाने का। मेन काम तो अपना हो गया। अब जो काम है, हालांकि इसका हर एक काम मेन ही होता है, कोई भी काम बिना मेन के नहीं होता। तो बारी आती है ब्लेड लगानी। आप चाहो तो एक ब्लेड लेफ्ट साइड से, एक ब्लेड राइट साइड से लगा सकते हो। चाहो तो 5 ब्लेड लेफ्ट साइड से और 5 ब्लेड राइट साइड से लगा सकते हो, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा मैंने किस तरीके से लगाया है। इस तरीके से, क्योंकि बीच में मैंने मोटा रख लिया था तो बीच में मुझे बार बार दबाना पड़ता है। अगर आप वाइंडिंग करने के टाइम अगर थोड़ा टाइट पकड़ लेते हो और ड्रिल मशीन के साथ जो पैकिंग लगाते हो वो भी अच्छा लगा देते हो, तो वायर जो हमने ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग की थी तो वो टाइट रहेगी तो ये ब्लेड आराम से लग जाएगी। नहीं तो ये ब्लेड लगाने में बहुत दिक्कत होती है। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए किया है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको ये समझ में भी आ जाए कि ब्लेड लगाने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो किस तरीके से होता है। तो बारी बारी से एक एक करके इसमें लगा रहा हूँ और इस तरीके से दोनों साइड से एक इधर से एक इधर से, और बीच में से इसका पेट मोटा था तो बार बार मुझे वो पेट खींचना भी पड़ता है और इस तरीके से इसका सेटअप होता है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12012 1.5 एम्पियर का है, लेकिन जब मैं इसको डबल कर देता हूँ तो ये 3 एम्पियर का मुझे मिल जाएगा और 3 एम्पियर अच्छे से काम कर जाएगा। मैं किसी भी चीज़ में उपयोग में लूँ तो अगर पंखा भी चलाना होगा तो पंखा भी अच्छे से चल जाएगा, जो कि आपने वीडियो में देखा। इसी ट्रांसफार्मर से मैंने पंखा भी चलाया, इसी ट्रांसफार्मर से मैंने एलईडी लाइट भी चलाई है जिसमें बहुत सारी लाइटें होती है, और इसी ट्रांसफार्मर की मदद से 775 जो डीसी मोटर आता है उसको भी चलाया, लेकिन उसके लिए मुझे डायोड लगाना पड़ता है। और अगर एलईडी लाइट जलाना है तो कोई डायोड की ज़रूरत नहीं होती, और अगर मोटर चलाना है या पंखा चलाना है तो डायोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका लगभग कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब बारी आती है इसका ढक्कन लगाने की। मेरे पास कोई पंचिंग मशीन नहीं, पंचिंग मशीन होती तो ये अच्छे से पैक हो जाता और ये सेम कवर इस पर लग जाता, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इसका कवर भी इसके ऊपर चिपका दिया। हालांकि मारपीट काफ़ी करनी पड़ी, प्लास से मैंने इसके जो सिरे उसको एक बार बाहर भी निकालना पड़ा, लेकिन बाद में ये अच्छे से पैक हो गया। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो मैं सबसे पहले सीरीज़ में इसका चेक करता हूँ। आप भी अगर नई कोई भी चीज़, मोटर या कोई भी चीज़ बनाते तो आपने दुकान पे मैकेनिक को भी देखा होगा, वो सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं। ये बल्ब हल्का सा ग्लो कर रहा है, ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा है। अगर काम नहीं करता तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। और इसके जो तीनों वायर इसको मैं छील देता हूँ, क्योंकि मुझे उस जो केप था उसकी अब ज़रूरत नहीं है। देखो 12.8 वोल्ट हमको सप्लाई शो हो रहा है और दूसरे वायर में भी 12.8 वोल्ट ही सप्लाई शो होगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम दोनों में डायोड लगा के और जो शून्य है, जीरो है, उसको अलग करके माइनस में करके और दोनों से प्लस लेंगे तो हमें 12 वोल्ट ही मिलने हैं, लेकिन एम्पियर बढ़ जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हो एलईडी आधा ग्लो हो रहा है, आधा नहीं ग्लो हो रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट में आधा एलईडी ग्लो होगा। लेकिन जब मैं अभी मोटर लगा रहा हूँ तो आप देखो बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, क्योंकि मोटर घूम नहीं रहा है। अगर मोटर घूमेगा तो बल्ब ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा, हल्का ही ग्लो करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डायोड लगाता हूँ तो आप बल्ब को देखना, बल्ब का जो ग्लो है वो उतना ही रहता है और अपना मोटर भी चल जाता है। हालांकि अभी मैं एक ही डायोड में चला रहा हूँ, जब मैं इसमें दोनों डायोड लगा दूंगा तो आप उस टाइम देखेंगे ये बल्ब है और भी ज़्यादा इसका ग्लो है वो कम हो जाएगा। तो एक साइड में ये लगा दिया और दूसरी साइड में जैसे ही मैं ये डायोड लगा के लगाता हूँ तो मोटर अपना घूमता है और बल्ब उतना ग्लो नहीं होता जितना पिछली बार होता है। बल्ब हल्का कम ही हो रहा है और मोटर अपना अच्छे से चल रहा है। आप देख पा रहे हैं बल्ब हल्का ग्लो कम हो रहा है, जबकि पहले ज़्यादा हो रहा था क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ रहा था ट्रांसफार्मर पर। और अब बारी आती है मैं इसका वोल्टेज चेक कर देता हूँ आपको, दोनों का साथ में लगा के। मैं बीच का ग्राउंड अभी नहीं लगा रहा हूँ, जो जीरो है उसको नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट सप्लाई दे रहा हूँ। और डायरेक्ट सप्लाई दे रहा हूँ तो आप वोल्टेज देख पाएंगे 25 या 30 के आसपास हमको मिलते हैं, आप आराम से देख पाएंगे। अभी इस वोल्टेज ये शो कर रहा है, ये 25.5 वोल्टेज आ रहा है।
तो कुछ इस 26 वोल्ट भी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर दोनों साइड का मैं चेक करता हूँ तो इस तरीके से आता है, और बीच का देखता हूँ तो 12 वोल्ट ही या 13 वोल्ट के आसपास मिलता है। सप्लाई कम ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि कई बार मैं इन्वर्टर से चला के दिखा रहा हूँ, कई बार घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे चला के दिखा रहा हूँ, दोनों का लाइट में फ़र्क रहता है। आप कभी भी इन्वर्टर का वोल्टेज देख लेना, आपको 270 या 280 वोल्टेज मिलेंगे, जबकि घर की सप्लाई में 230 वोल्टेज मिलते हैं। इसको बनाने का जो प्रोसेस है, जो सफ़ेद पट्टी है वो एक तरफ रख लेना है, और जो पीछे का काला काला पट्टी है उनको दोनों को अलग अलग रखना है। और जो अलग अलग है वहाँ पर जो डायोड, जो अपना ट्रांसफार्मर की जो लाल वायर है, रेड वायर है सॉरी, और रेड वायर दोनों में एक एक में जोड़ देना है। और मैं ये सोल्डरिंग आयरन से इसको पक्का भी कर देता हूँ, बाद में ये हिले नहीं। और यहाँ पर मैं एक लाल वायर को एक साइड में जोड़ देता हूँ, एक लाल वायर को एक साइड में जोड़ देता हूँ। तो अब क्या होगा, वोल्ट तो 12 ही रहेंगे, लेकिन उसमें ताकत बढ़ जाएगी, उसमें एम्पेयर बढ़ जाएंगे। एम्पेयर को ताकत ही बोलते हैं। तो दोनों की साइड में जो लाल वायर है दोनों जोड़ देता हूँ मैं। और अब जो बाहर निकलता है वो हमको एक वायर मिलेगा दोनों का, और जो ब्लैक वायर है वो एक वायर मिल जाएगा। तो हमको प्लस माइनस दोनों मिल गए, यहाँ से प्लस मिलेगा, और जो इसका जो सेंटर का वायर है ब्लैक, वहाँ से हमको माइनस मिल जाएगा। अब इसके बाद हम कोई भी चीज़ चलाएंगे तो एकदम स्मूथली और अच्छे से चलेगी। आप जो कैपेसिटर देख पा रहे हैं वो 24 वोल्ट का है, वो मैं बीच में इसलिए लगा रहा हूँ कि जो सप्लाई है वो एकदम स्मूथ रहे, सप्लाई आगे पीछे ना हो। सप्लाई को वो एकदम कंट्रोल में रखने का काम करता है। तो वो कैपेसिटर भी आपने कई जगह लगाया और देखा होगा, कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है कि इसकी सप्लाई है वो स्मूथ रहे। और कैपेसिटर का जो सफ़ेद पट्टी होता है वो माइनस का होता है, बाकी जो बाहर का घेरा होता है वो प्लस का होता है। तो उस हिसाब से हमको लगाना है। और ये डायोड लग गया और ये कैपेसिटर लग जाएगा। उसके बाद हम इसका बारी बारी से टेस्ट भी करेंगे, और किस तरीके से काम करेगा वो भी मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर ये लग गया, और यहाँ पर इसको भी सोल्डरिंग कर देंगे। और यहाँ से अब हमको 2 वायर बाहर निकालने हैं, जो कि प्लस और माइनस के होंगे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है, ध्यान से देखा है, तो भाई वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उनके साथ भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो ये छोटी सी जानकारी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है ही नहीं। छोटा सा काम है, आप आराम से घर पर भी कर सकते हो। ये अपना माइनस का तार हो गया एक। अब हमको एक वायर और चाहिए। आपने पंखे में देखा होगा 2 ही वायर होते हैं, प्लस और माइनस, और दूसरी साइड में हम प्लस वायर लगाएंगे। दोनों कैपेसिटर में लगाने हैं, कैपेसिटर में एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं प्लस का वायर जोड़ देता हूँ। जो सफ़ेद पट्टी थी ना उधर माइनस हो गया, जिधर कोई पट्टी नहीं उधर प्लस हो गया। अब हमको 2 वायर मिले। ये 2 वायर हमको आगे कहीं पर भी काम में ले सकते हैं, कोई भी चीज़ चला सकते हैं। 12 वोल्ट की लगभग कोई भी चीज़ चला सकते हैं। ये मोटर भी चल रही है आराम से, आप देख पा रहे हैं, अच्छी सी घूम रही है। और भी बारी बारी चीज़ का मैं टेस्ट कराऊंगा। भाई वीडियो शेयर दबा के कर दिया करो, और वीडियो में एक लाइक कर दिया करो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाऊँ। क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में बना देता तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं तो एक एक चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखो लाइट कितनी अच्छी ग्लो कर रही है। जैसे मैं जोड़ देता हूँ तो आपका इसका ग्लो भी देख पाएंगे, और सारी एलईडी ग्लो कर रही है। ऐसा नहीं इसमें वोल्टेज कम मिल रहे हैं, पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं। अब मैं इसको लाइट के साथ जोड़ के और पंखे के साथ चला के आपको दिखा रहा हूँ। ये डीसी पंखा है 12 वोल्ट का, ये भी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि ये लाइट के साथ नहीं जलाया जाता। ये पंखा आपने कई बार मार्केट में आजकल देखे होंगे, पंखे मिलते हैं जो लाइट जाने के बाद भी चलते रहते हैं। तो उसके अंदर ऐसा कुछ सेटअप होता है, या फिर उसमें 12 वोल्ट का जो सप्लाई आता है, आपने देखा होगा 12 वोल्ट का ऑटोमेटिक काले डब्बे में सप्लाई आता है, वो भी लगा होता है। और ऐसा एक बैटरी उस पंखे के अंदर होता है इनबिल्ट। तो जैसे लाइट रहती है तो पंखा चलता रहता है, बैटरी चार्ज होती रहती है। जैसे लाइट चली जाती है तो बैटरी उस पंखे को चलाती रहती है। ये वो बैटरी जो मैं आपको चार्ज करके दिखा रहा हूँ, पंखे का पूरा सेटअप दिखा रही है। जो मार्केट में पंखा मिलता है ना आपको, उसको चार्ज करने के बाद आप चलाते हो, तो उसका पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ। ये बैटरी भी चार्ज करेगा, उस पंखे को भी चलाएगा, ये ट्रांसफार्मर दोनों काम करेगा। और बैटरी चार्ज करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैटरी की वोल्टेज आप देख पा रहे हैं 10.7 है। और एयर कैपेसिटी की वजह से एक बार वोल्टेज स्पीड दिखाता है, लेकिन उसके बाद स्लो होकर और फिर वोल्टेज इंक्रीज करता है। जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं 12.64, 12.63, 64, 65, ऐसा कुछ वोल्टेज बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से ये सेटअप काम करता है, और ये बैटरी भी चार्ज करता रहता है। अब मैं आपको दोबारा से ये एलईडी लाइट दिखा रहा हूँ। अभी दिखाने का पर्पज़ ये है कि एलईडी जब जलती है तो इसकी वोल्टेज 12 वोल्ट आप देख पाएंगे मल्टीमीटर में। लेकिन जैसे ही मैं एलईडी कनेक्शन हटा के फिर इस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको 20 वोल्ट के आसपास दिखाई देंगे। हालांकि 20 वोल्ट से ज़्यादा है तो मल्टीमीटर को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अब देखो 20 वोल्ट आराम से दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैं एलईडी को लगाता हूँ तो 12 वोल्ट हो जाते हैं। तो आप आपके मन में ये सवाल रहोगा ये 20 वोल्ट क्यों आ रहे? तो वो कैपेसिटर चार्ज होता है और कैपेसिटर के वोल्टेज शो होते हैं। मैं बाद में ये कैपेसिटर के एक जो साइड का टांग है वो काट के दिखाऊंगा, तब आपके समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज इसके एक्चुअल में जो वोल्टेज है वो कितने हैं। जैसे मैं कटर की मदद से इसकी एक टांग काटता हूँ तो इसके जो एक्चुअल वोल्टेज है ट्रांसफार्मर के वो आपको शो हो जाएंगे 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इस पर लिखा होता है 12012। पूरा दिखा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी दबा देना।